अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मुझे, मेरी फ़ैमिली को, हम सबको सेहतमंद रखे, हमारे कामों में आसानियाँ फ़रमाए और हमारी जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उनको दूर फ़रमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस वीडियो टेप को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं आज की बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ। ये जो कराची शहर है, इस शहर ने अगर पिछले 20 सालों के पहले का मंज़र देखें तो इस शहर ने बहुत सारे गम, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे इस तरह के मामलात देखे हैं, बहुत सारी इस तरह की सियासी कशीदगी देखी है कि ना सिर्फ इस शहर में कत्ल व गारतगरी आम हुआ करता था, बल्कि अक्सर लोग अपने घरों से रात के औकात में बाहर निकलने से परहेज़ किया करते थे। आज की ये जो कहानी है, ये एक ऐसी ही कहानी और ये कहानी ताज उद्दीन साहब की कहानी है और ये उस दौर की कहानी है। ये बताते हैं जिस दौर में 1992-93 चल रहा था और कराची के अंदर सियासी तौर पे या हर तरह से हालात इस कदर ख़राब थे कि लोग दिन के औकात में भी अपने घरों से बाहर निकलने से परहेज़ किया करते थे। ये वो दौर था जिस दौर में मैं इंटर कर चुका था। ज़ाहिर सी बात है, मैं अकेला लड़का था और मेरी 3-4 बहनें थीं, तो मुझे अपने घर वालों के लिए, ख़ास तौर पे अपनी बहनों के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। लिहाजा मैंने अपने एरिए यानी लियाकताबाद में जहाँ पे मैं रहा करता था, वहाँ से तकरीबन 10 या 8 किलोमीटर के फासले पे एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। बहुत परेशानियाँ थीं, बहुत मुश्किलात थीं और ज़ाहिर सी बात है, जब आप घर में आपके खाने को मौजूद ना हो तो आप अपने तौर पे पूरी कोशिश किया करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करें कि घर वालों को, ख़ास तौर पे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकें। तो कुछ ऐसा ही ख़त था जो मेरे सर के ऊपर सवार हो चुका था और मैं कोशिश किया करता था कि मैं रात के साथ साथ दिन में भी या दिन के साथ साथ रात में भी ओवर टाइम करके कुछ मज़ीद पैसे कमा सकूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि वैसे ही दिसंबर चल रहा था और दिसंबर की सर्दियों का आगाज़ हो चुका था और इत्तेफाक से कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अपने फैक्ट्री पे या जहाँ भी मैं जॉब किया करता था वहाँ पे गया और वहाँ पे जब मैंने अपनी जो शिफ्ट थी उसको मुकम्मल तौर पे परफॉर्म कर दिया तो मैंने अपने सेठ को या जो भी मालिक था उसको कहा कि मैं मज़ीद 3-4 घंटे ओवर टाइम लगाना चाहता हूँ। उसको भी पता था कि मुझे यानी मेरे घर वालों को पैसों की ज़रूरत है और अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो इसमें मेरा भी भला है और सेठ का भी भला है। खैर, उसने कहा कि तुम जब तक चाहो ओवर टाइम कर लो, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोशिश करना कि उस वक्त तक काम करो जब तक तुम्हारी बर्दाश्त हो और ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि तुम आज बहुत ज़्यादा काम कर लो और फिर कल जब काम पे आना हो तो ना आ सको। खैर, मैंने 11 साढ़े 11 बजे तक ओवर टाइम किया। उसके बाद मैं अपने जो भी फैक्ट्री थी उधर से अपने घर के लिए रवाना हो गया। अच्छा, जब मैं बाहर आया यानी मैं रोड पे आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शहर के हालात ना सिर्फ ख़राब हैं बल्कि आज रोड के ऊपर किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्ट दिखाई नहीं दे रही है। अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता पैदल ही पैदल अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू किया और मुझे पता था कि मैं अगर पैदल अपने घर की तरफ जाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे 2 या 3 घंटे लग जाएं या फिर इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। खैर, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक साहब थे जो बाइक पे गुजर रहे थे। उन्होंने जब मेरी हालत देखी या मेरे चेहरे पे थकन का उनको एहसास हुआ तो उन्होंने मुझे इशारा कहा कि जल्दी से बाइक के ऊपर बैठ जाओ। अब ये जो साहब थे, इन्होंने बताया कि उनको भी अपने काम से निकलते निकलते देर हो चुकी थी और जब वो अपने काम से निकले तो उनको भी अंदाज़ा हुआ कि ये जो शहर है ये मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है। खैर, मैं उनके साथ बाइक पे बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे एग्जैक्टली नाज़माबाद में उतारा और मुझे कहा कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। यहाँ से जो भी सफ़र है ये आपको पैदल ही अपने घर की तरफ तय करना होगा और मैं दुआ करता हूँ कि आप खैरियत से अपने घर पहुँच सकें। अब जो लोग नाज़माबाद या लियाकताबाद के रहने वाले हैं या जिनको अंदाज़ा है कि लियाकताबाद और नाज़माबाद जहाँ पे मिला करते हैं, तो मैंने उस रोड पे यानी जहाँ पे अब सोना चांदी लान मौजूद है
वहाँ से अपने घर लियाकताबाद की तरफ या नाले की तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं चाहता था कि जैसे तैसे करके इस नाले तक या इस गली तक पहुँच जाएं। यहाँ से फिर मज़ीद 15 या 20 मिनट का रास्ता है और ये बहुत ही आसान रास्ता है। खैर, मैंने इस नाले के सामने आके रोड क्रॉस किया और जब मैंने रोड क्रॉस किया तो मैं सीधा नाले के साथ साथ जो कच्चा पक्का रास्ता था उस रास्ते के ज़रिए आगे पीछे की तरफ से अपने घर के लिए चलता चला गया। मेरा जो उल्टा हाथ था वहाँ पे घर मौजूद थे, जबकि सीधे हाथ पे नाला बह रहा था और मैं बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ अपने घर की तरफ या उस गली की तरफ बढ़ रहा था जहाँ से गुज़र के मेरा घर आया करता था। आप यकीन करें कि नाले के साथ चलते चलते मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके किसी ने मुझे फॉलो करना शुरू किया है। शुरू शुरू में मैंने ये सोचा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन जब मुझे वाज़े तौर पे आवाज़ आई तो वो आवाज़ सुनने के बाद मैंने एकदम से पलट के पीछे की तरफ देखा। अब जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो फ़िलहाल मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कुछ मज़ीद आगे बढ़ा और जब मैं मज़ीद आगे बढ़ा तो मुझे दोबारा से किसी के मेरे पीछे चलने की आवाज़ महसूस होने लगी। अब की बार जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक बच्ची जो कि महज 7 या 8 साल की होगी, वो मेरे पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलती चली आ रही थी। अजीब बात ये थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई मांगने वाली बच्ची है जो कि बहुत बुरी हालत में है, जिस बच्ची के पाँव में इवन चप्पलें भी मौजूद नहीं थीं। खैर, जब मैं आगे बढ़ते बढ़ते बार बार पलट के पीछे देख रहा था तो अजीब बात यह थी कि हर बार जब मैं पीछे पलट के देखता तो मुझे ऐसा लगता कि देखते ही देखते बच्ची का वज़न और उसका कद बढ़ता चला जा रहा है। सच्ची बात ये थी कि जब मुझे कंफर्म हुआ कि वाकई में देखते ही देखते इस बच्ची की जो भी हाइट है वो ना सिर्फ बढ़ती चली जा रही है, बल्कि अब ऐसा लग रहा था जैसे एक बाकायदा बड़ी उम्र की लड़की मेरे पीछे मुझे फॉलो कर रही है। हैरानकुन बात ये थी कि जब ये बच्ची बड़ी लड़की में तब्दील हुई तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों ने एकदम से स्पार्क करना या चमकना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ इस बच्ची के जो कदम थे, जब जब वो ज़मीन पे या कचरे के ऊपर रख रही थी तो मुझे पायल और घुंघरुओं के खनकने की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही थी। आप यकीन करें, ये वो लम्हा था जिस लम्हे मुझे ना सिर्फ अपने आसाब के ऊपर काबू रखना था, बल्कि मुझे तेज़ रफ्तारी के साथ इस नाले वाले हिस्से से उन गलियों में आना था जहाँ पे निस्बतन रौनक हुआ करती थी। और मुझे यकीन था भले कितने ही हालात ख़राब क्यों ना हों, जैसे ही मैं इन गलियों के अंदर दाखिल होऊंगा तो कोई ना कोई अल्लाह का वली मुझे ज़रूर नज़र आएगा। अभी जबकि ये नाले वाला हिस्सा ख़त्म होने ही वाला था, उस लड़की ने बाकायदा मेरे पीछे की तरफ कहका लगाना शुरू कर दिया। अब यकीन करें कि ये वो लम्हा था जिस लम्हे मुझे ऐसा लग रहा था एकदम से मेरे पसीने छूटना शुरू हो चुके हैं और मुझे अपने दम के घुटने का एहसास हो रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उस नाले वाले हिस्से को क्रॉस करने के बाद जब उन गलियों में दाखिल हुआ तो तब कहीं जाके निस्बतन जो मेरी हालत थी वो बेहतर होना शुरू हुई। खैर, मैं आगे बढ़ा तो इत्तफाक से मुझे एक साहब दिखाई दिए। उन्होंने जब मुझे इस तरह से पसीने बहते हुए या इस तरह की हालत में देखा तो मुझसे पूछने लगे कि बेटा, सब खैरियत तो है? मैंने जैसे ही नाले की तरफ इशारा किया तो उन्होंने कहा कि अक्सर इस जगह इस तरह की मखलूक़ात नज़र आया करती हैं। तुम यहाँ से जब तक घर पहुँच नहीं जाओ मुसलसल आयतुल कुर्सी या आखिर के जो तीनों कुल हैं उनकी तिलावत करते रहो, और जब तुम घर पहुँच जाओ तो वहाँ पहुँचने के बाद अपने ऊपर अपने वालिदैन से दम दुरूद करवाना। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं घर पहुँचा तो मेरे घर वाले भी मेरे मुंतज़िर थे और मेरे घर वालों ने उसके बाद मुझ पर तकरीबन पूरी रात दम दुरूद किया। लेकिन इस वाक़े के बाद से मैंने कोशिश की थी या तौबा कर ली थी कि रात के औकात में उस नाले वाले हिस्से से वापस नहीं गुज़रना है। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। आज की ये जो कहानी है, ये कहानी मिस आमना साकिब ने गुलिस्तान जौहर ब्लॉग 16 से शेयर की है।
लेकिन ये कहानी उस दौर की कहानी है, यानी अब से तकरीबन 18 साल पुरानी कहानी है, जब इनकी नई नई शादी हुई थी। और शादी होने के बाद इन्होंने ब्लॉक 8 के अंदर यानी गुलिस्तान जौहर में एक ऐसी जगह पे, जहाँ पे उस दौर में ना ही इतनी आबादी मौजूद थी, ना ही इतनी ज़्यादा रौनक हुआ करती थी, और ख़ास तौर पे अगर आप स्ट्रीट लाइट्स की बात करें तो वहाँ पे लाइट्स ना होने के बराबर थी। इन्होंने वहाँ पे उस एरिया के अंदर एक अपार्टमेंट के अंदर 4th फ्लोर पे ना सिर्फ एक फ्लैट ख़रीदा था, बल्कि ख़रीदने के बाद जैसे ही इनकी शादी हुई थी तो वहाँ पे ये लोग शिफ्ट हो गए थे। अब जब इनकी शादी हुई थी तो ये अपने शौहर के साथ उस फ्लैट के अंदर रहा करती थी, और अक्सर ऐसा होता था कि इनके शौहर को किसी भी काम की वजह से अक्सर अपने ऑफिस में स्टे करना होता था। वैसे बात ये भी थी कि उनकी जो जॉब थी, क्योंकि वो नाइट की जॉब थी, तो अक्सर इनको आते आते वैसे भी सुबह के 6-7 बज जाया करते थे। ये जो अपार्टमेंट था ये वैसे तो एक लग्जरी अपार्टमेंट था, लेकिन हमारे अपार्टमेंट के एग्जैक्टली सामने एक और अपार्टमेंट मौजूद था, जो कि ऐसा लग रहा था कि तामीर होने के बावजूद वहाँ पे ना कोई बुकिंग हुई है और ना ही लग रहा था जैसे वहाँ पे कोई रहा करता है। अक्सर ऐसा होता कि मैं रात के टाइम में, यानी जब इशा की नमाज के बाद का टाइम होता, तो चाय या कॉफ़ी बनाने के बाद अपनी गैलरी में खड़ी हो जाती और वहाँ पे खड़े होने के बाद काफ़ी देर तक इधर उधर, ख़ास तौर पे ये जो खाली अपार्टमेंट था उस तरफ देखती रहती। अब जब शुरू में 1 दिन, 2 दिन और फिर उसके बाद जब तीसरे दिन मुसलसल मैंने ऐसा ही किया, तो इत्तेफाक से मुझे महसूस हुआ कि जैसे ये जो सामने अबंडन अपार्टमेंट है, इस अपार्टमेंट की जो स्टेयर्स हैं उनके नीचे के हिस्से से, यानी जो ग्राउंड फ्लोर वाली स्टेयर्स हैं, वहाँ से किसी ने ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू किया है। अब जहाँ पे मैं खड़ी हुई थी या जहाँ पे हमारा अपार्टमेंट मौजूद था, इस पूरे अपार्टमेंट को जो कि हमारे सामने मौजूद था बआसानी देखा जा सकता था। और अजीब बात यह थी कि ये एक लग्जरी अपार्टमेंट था, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पे इक्का दुक्का लाइट्स के अलावा कोई भी लाइट नहीं जला करती थी। हाँ, एक चौकीदार था जो अक्सर गेट के बाहर बैठा रहता, जैसे कि वो शायद किसी का मुंतज़िर हो। खैर, जब मैंने उन स्टेयर्स की तरफ गौर करना शुरू किया तो पहले ऐसा लगा जैसे कोई बच्ची है जो कि मुश्किल से 10 या 12 साल की होगी, जिसने बज़ाहिर सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से चढ़ती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती चली आ रही है। अब क्योंकि मैं ऊपर मौजूद थी, तो जहाँ पे मैं मौजूद थी वहाँ से जो सारा नज़ारा था मुझे बआसानी नज़र आ रहा था। अच्छी बात यह थी कि जो हमारे अपार्टमेंट की लाइट्स थी, वो लाइट्स इवन उस अपार्टमेंट के ऊपर, ख़ास तौर पे उन स्टेयर्स के ऊपर पड़ रही थी। तो मैंने जब उस बच्ची पे गौर करना शुरू किया, तो जैसे ही उसने ग्राउंड से 1st फ्लोर और फर्स्ट से फिर वो 2nd फ्लोर की स्टेयर्स पे आई, तो ऐसा लगा कि वो एक बड़ी लड़की में तब्दील हो चुकी है, या फिर मैंने उसको सही तरह से जांचा ही नहीं था। वो वाकई में एक तकरीबन 20-25 साल के दरमियान की लड़की थी, जिसकी बहुत ही नॉर्मल सी जिसामत थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ अजीब तरीके से उसके फटे पुराने से कपड़े थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वो नंगे पैर ऊपर की तरफ चलती हुई चली जा रही है। जैसे जैसे वो मज़ीद ऊपर आ रही थी तो ये जो लाइट्स थी उसके ऊपर वो मज़ीद पड़ रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके जो बाल हैं वो दरमियाने बाल हैं और उसने बीच की मांग निकाल रखी है। कुछ अजीब सी रौनक सी थी जो उसके चेहरे पे मौजूद थी, या फिर कुछ सफ़ेदी सी थी जो उसके चेहरे पे अलग से दिखाई दे रही थी। इसी दौरानी में जब वो 3rd फ्लोर पे आई और फिर उसके बाद एग्जैक्टली मेरे सामने यानी 4th फ्लोर के ऊपर आई, तो एक लम्हे के लिए भी उसने अपनी निगाहों को उठा के ना मेरी तरफ देखा और ना ही लग रहा था जैसे मैं उसको दिखाई दे रही हूँ। जबकि मैं मुसलसल उस लड़की को फॉलो कर रही थी, उसको देख रही थी। आप यकीन करें कि जब वो बिल्कुल टॉप फ्लोर पे आई, यानी टॉप फ्लोर से पहले जहाँ पे स्टेयर्स मौजूद थी, जब वो वहाँ पे पहुँची तो उधर से छत पे जाने के लिए एक दरवाज़ा था जो कि एक बेसिकली ग्रिल थी जिसमें ताला लगा हुआ था। उस ग्रिल के ज़रिए आप खोलने के बाद अंदर जा सकते थे। मैं मुसलसल उसको ऑब्ज़र्व कर रही थी और मैं सोच रही थी कि शायद अब ये चाबी के ज़रिए इस ग्रिल को खोलेगी और खोलने के बाद छत के ऊपर दाखिल हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा वो मेरी ज़िंदगी का खौफनाक तरीन मंज़र था। मैंने देखा कि वो लड़की बजाय इसके कि उस ग्रिल को खोलती, ताले को खोलती और फिर छत के ऊपर दाखिल होती, उसने बग़ैर दरवाजे को खोले ऐसा लगा वो दरवाजे से या ग्रिल से एकदम से आर पार हुई है, और आर पार होने के बाद वो छत के अंदर एंटर हो चुकी है। एक लम्हे के लिए मेरे हाथ में जो चाय का कप मौजूद था, ऐसा लगा जैसे उसकी जो सारी चाय है वो नीचे गिर गई है।
मुझे यकीन ही नहीं आया कि जो कुछ मैंने देखा है वो हकीकत है या सरासर मेरा वहम है। खैर अजीब बात यह थी कि उसके बाद ये घूमती हुई बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पे आई जहाँ पे छत का कोना मौजूद था। अब मैं क्योंकि नीचे थी, वो थोड़ी सी ऊपर थी, लेकिन मुझे वो प्रॉपरली दिखाई दे रही थी और मैं अब सोच रही थी कि ये यहाँ पे आने के बाद क्या करेगी। उसके बाद जो उसने हरकत की, ये देखने के बाद तो मेरी चीख निकल गई। उस लड़की ने एकदम से किनारे पे आने के बाद नीचे की तरफ मुंह किया और मेरी आंखों के सामने सामने उसने ऊपर से नीचे की तरफ जंप लगा दी। आप यकीन करें कि जिस लम्हे उस लड़की ने ऊपर से नीचे की तरफ जंप लगाई है, उसी लम्हे एकदम से ऐसा लगा मेरी सांसें बंद हो चुकी हैं। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जो कुछ मैं देख रही हूँ ये हकीकत नहीं है, हो सकता है कि मैं नींद के अंदर हूँ या फिर मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। सबसे अजीब बात ये थी कि जब उस लड़की ने ऊपर से नीचे की तरफ जंप लगाई है, तो वो बजाय नीचे गिरने के ऐसा लगा कि हवा के अंदर ही एकदम से गायब हो चुकी है। आप यकीन करेंगे जो मेरी हालत थी, ऐसा लग रहा था मेरे पसीने छूटना शुरू हो चुके हैं और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पलट के अपने कमरे के अंदर दाखिल हो जाऊं। खैर जैसे तैसे मैंने अपने आसाब पे काबू किया और आसाब पे काबू करने के बाद जब मैं कमरे के अंदर आई तो तकरीबन 1 घंटे तक मेरा जो दिमाग था मुसलसल सुन रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैंने देखा है वो सरासर वहम है या वाकई में मेरे सामने ये वाक़या पेश आया था। खैर अब मैं वेट कर रही थी कि कब मेरे हस्बैंड वापस आते हैं और उनके वापस आने के बाद जो भी मेरे साथ हुआ है या जो कुछ मैंने देखा है मैं उनके साथ शेयर करूँगी। खैर अल्लाह अल्लाह करके जब मेरे हस्बैंड आए तो खाना वगैरह देने के बाद जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो मैंने उनको ये सारा का सारा वाक़या बयान किया। तो वो कहने लगे कि तुम बेकार में यहाँ पे खड़ी होती हो। ये जो बिल्डिंग सामने मौजूद है, जो भी अपार्टमेंट्स हैं, ये मुकम्मल तौर पे खाली हैं और आम तौर पे जो इस तरह की खाली जगहें होती हैं वहाँ पे इस तरह की मखलूक़ात मौजूद हुआ करती हैं। तो तुम कोशिश करो कि रात के औकात में जब तुम ख़ास तौर पे घर के अंदर अकेली हो तो यहाँ से बाहर की तरफ झाँकने की कोशिश ना करो। खैर उनके समझाने पे ये बात तो मेरी समझ में आई और मैंने भी अंदाज़ा लगाया, क्योंकि ये जो फ्लैट्स मौजूद हैं अल्लाह जाने कितने सालों से बने हुए हैं और आखिर क्या वजह है कि अब तक नहीं बिक पा रहे हैं। बहरहाल मैंने उसके बाद से अगले 2-3 दिन तक एहतियात की और मैं कोशिश करती थी कि कमरे के अंदर ही चाय पी लूँ। एक रात, यानी कि मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद हफ्ते की रात थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहा कि मैं जल्दी आ जाऊँगा और तुम्हें लेके बाहर जाऊँगा। अब जल्दी से मुराद ये था कि वो रात को 10-11 बजे तक आएंगे, उसके बाद अपनी गाड़ी में कहीं खाना वगैरह खाने के लिए मुझे लेके जाएंगे। खैर इसी वजह से मैंने जो भी अपनी तैयारी थी वो शुरू कर दी और मैंने सोचा कि मैं पहले बात ले लेती हूँ और बात लेने के बाद तैयार हो जाती हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं बात लेने के लिए वॉशरूम के अंदर गई तो मेरे जो कपड़े थे वो सारे के सारे अंदर मौजूद थे और वैसे भी मेरी आदत थी जब भी मैं वॉशरूम जाती थी तो अपने कपड़ों को अंदर लेके जाती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बात ले रही थी कि मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मैं जहाँ पे खड़ी हुई हूँ उसके एग्जैक्टली पीछे की तरफ से किसी के सांसें लेने की आवाज़ें आ रही है और ये इस कदर वाज़ेह आवाज़ थी कि शावर की आवाज़ की वजह से ना ही वो कम हो रही थी और ना ही वो दब रही थी। शावर की आवाज़ के साथ साथ पता चल रहा था कि कोई पीछे खड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा है। खैर मैंने जब आहिस्ता आहिस्ता करके पलटना शुरू किया तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। जैसे आमतौर पे अक्सर ऐसा होता है कि कोई पाइप का इशू हो या कोई पाइप में हवा लीक हो रही हो या कोई भी इस तरह का मसला हो तो इस तरह की आवाज़ें आया करती हैं। तो मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये बैक साइड से आ रही हैं या फिर डक की तरफ से आ रही हैं। अब मैंने दोबारा से बात लेना शुरू किया और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने मुंह पे साबुन लगा चुकी थी और मेरी आंखें मुसलसल बंद थीं। इसी दौरानिए में मुझे दोबारा से ये आवाज़ें आना शुरू हुईं और अब की बार ऐसा लग रहा था कि जो भी पीछे खड़ा हुआ सांसें ले रहा है, बाकायदा उसकी नाक से या उसके मुंह से जो भी हवा निकल रही है वो मेरी पीठ के ऊपर महसूस हो रही है। यानी वाकई में अब की बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई ना कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है और अब की बार मैं जब पलटूंगी तो कोई ना कोई मेरे सामने मौजूद होगा। आप यकीन करें कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पलटूं और पलटने के बाद इस चीज़ को या इस मखलूक को फेस कर सकूं। इससे पहले कि मैं पलटती या यहाँ से बाहर निकलती
ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे के ऊपर किसी ने बहुत ही ठंडा सा हाथ रखा है। अब जैसे ही किसी ने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा तो ये वो लम्हा था जिस लम्हे मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मेरा आखिरी टाइम शुरू हो चुका है और आज मेरा सामना इस तरह की मखलूक़ात से होने वाला है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैंने अपने कंधे की तरफ देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि एक औरत का हाथ है जो कि बहुत लंबा सा पतला सा हाथ है और ख़ास तौर पे उसके ऊपर जो उंगलियां मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा पतली पतली सी लंबी लंबी सी उंगलियां हैं। और उससे ज़्यादा हैरानकुन बात ये थी कि उनके ऊपर जो नाखून मौजूद थे वो बेहद शार्प थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन नाखूनों में बाकायदा नोक निकली हुई है। बस उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा होना शुरू हुआ है और वाकई में मैं उसके बाद बेहोश हो चुकी थी। तकरीबन 20-25 मिनट के बाद मेरा ख्याल है कि मेरी आंख खुली तो मैं उसी वॉशरूम में नीचे पड़ी हुई थी और शावर वैसे ही खुला हुआ था। अब जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। अब मुझे लगा कि दोबारा से मेरे साथ कुछ इस तरह का वहम हुआ है या मैंने वाकई में उस औरत को या उस लड़की को जिसको मैंने उस रात देखा था अपने जहन पे सवार कर लिया है। लेकिन उसके बाद जब मेरी नज़र मेरे कंधे पे पड़ी तो मैंने देखा कि बाकायदा मेरे कंधे के ऊपर 5 उंगलियों के निशानात मौजूद थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कंधे के ऊपर नाखून मारे हो। खैर मैं खड़ी होने के बाद मैंने चेंज वगैरह किया और जब मैं बाहर आई तो इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड भी उसके कुछ देर बाद वापस आ गए। अब जब मेरे हस्बैंड वापस आए तो मैं खामोश थी और मेरे मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकल रहे थे। हस्बैंड भी सोच रहे थे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि मैं एकदम से खामोश हो चुकी हूँ और इनको कोई भी चीज़ नहीं बता रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि जो इनका प्रोग्राम है ये जिस वजह से बाहर जा रहे हैं ये किसी भी तरह स्पॉइल हो सके। खैर हम लोग हमें जहाँ भी जाना था उस दावत के अंदर गए और वहाँ पे जाके खाना वगैरह खाया और खाना खाने के बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था जब हम लोग वापस अपने अपार्टमेंट में उस जगह एंटर हुए जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क हुआ करती थी। अच्छा अजीब बात यह थी कि जब हम गाड़ी को पार्क कर रहे थे तो उसी दौरानिए में जब मेरी नज़र ऊपर की तरफ पड़ी यानी जहाँ सामने वो फ्लैट या अपार्टमेंट मौजूद था जहाँ पे मैंने उस रात उस लड़की को देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि अभी 4th फ्लोर के ऊपर वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है और शायद ये वही लड़की है जो उस रात मुझे नज़र आई थी। अब जैसे ही मेरी नज़र उस फ्लोर के ऊपर पड़ी और मेरे शौहर ने मुझे ऊपर देखते हुए देखा तो वो बताते हैं कि जब उन्होंने भी 4th फ्लोर के ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि वाकई में वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है और उसका वैसे ही हुलिया है जिस हुलिये की लड़की को उस रात मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था। अब मेरे हस्बैंड को भी यकीन आ चुका था कि कोई ना कोई ऐसी औरत ऐसी मखलूक इस अपार्टमेंट में रहा करती है जो कि मुसलसल अपने होने का एहसास दिलाया करती है। खैर मेरे हस्बैंड ने कुछ कुरानी आयत पढ़ी और वो पढ़ने के बाद मुझे कहा कि उसको इग्नोर करो और सीधा अपने अपार्टमेंट में चलो। अब मेरे हस्बैंड ने बाकायदा वो खिड़कियाँ और वो दरवाज़ा बंद कर दिया था जिसके ज़रिए हमें वो सामने वाला अपार्टमेंट या फ्लैट्स नज़र आया करते थे। मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मेरी गैर मौजूदगी में यानी उनकी गैर मौजूदगी में मुझे कभी भी उस औरत से सामना करना पड़े। जब से ये वाक़यात हमारे साथ पेश आना शुरू हुए थे तो मैं मेरे हस्बैंड हम लोगों ने ना सिर्फ नमाज की पाबंदी शुरू कर दी थी बल्कि अक्सर हम लोग कोशिश किया करते थे कि पाक साफ रहें और ख़ास तौर पे रात को सोने से पहले हिसार कर लें। इसी तरह मेरा ख्याल है कि तकरीबन 15 या 20 दिन मज़ीद गुजरे होंगे और इत्तफाक से मेरे हस्बैंड वैसे ही रात के टाइम में यानी अपने ऑफिस गए हुए थे और आज लग रहा था जैसे उनको आते आते सुबह हो जाएगी। मैं अपने टीवी लाउंज के अंदर बैठी हुई थी और उसके बराबर में यानी जहाँ पे टीवी लगा हुआ था उसके बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर में एक ट्रॉली मौजूद थी जिसके ऊपर कंप्यूटर रखा हुआ था। मैं कंप्यूटर यूज़ कर रही थी कि कंप्यूटर यूज़ करते करते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एकदम से जो हमारा दरवाज़ा है वो नॉक होना शुरू हुआ है। अब जब इतनी रात में दरवाज़ा नॉक होना शुरू हुआ तो पहले मैं समझी कि शायद मेरे हस्बैंड जल्दी वापस आ चुके हैं तो मैं एकदम से खड़ी हुई और मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अब जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया तो जब मैं दरवाजे के एग्जैक्टली करीब पहुंची तो मुझे वैसे ही आवाज़ आ रही थी जैसे कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा है, जैसे कि उस रात मुझे अपने वॉशरूम में अपने पीछे की तरफ से आवाज़ें आ रही थी। अब जब मुझे आवाज़ें आना शुरू हुई
तो मुझे ख़तरा महसूस हुआ और मैंने सोचा कि अभी मज़ीद आगे बढ़ना या दरवाज़ा खोलना ठीक नहीं है। खैर, मैंने दरवाजे के इस तरफ से खड़े खड़े ही पूछा कि क्या आप हैं, जैसे कि मैं आमतौर पे अपने हस्बैंड से पूछा करती थी। आप यकीन करें कि जब मैंने पहली दफ़ा पूछा तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद मैंने जब दूसरी दफ़ा पूछा तो तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन जब उसके बाद मैंने तीसरी दफ़ा पूछा कि क्या आप वहाँ पे मौजूद हैं, तो बाकायदा मुझे मेरे हस्बैंड की आवाज़ सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे वाकई में मेरे हस्बैंड बाहर मौजूद हैं और वो कहने लगे कि मैं काफ़ी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, दरवाज़ा खोल दो। अब जैसे ही मुझे अपने हस्बैंड की आवाज़ आई तो जाहिर सी बात है मुझे दरवाज़ा खोल देना चाहिए था। लेकिन आप यकीन करें कि उसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए सरासर एक इम्तिहान था। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंची और मेरा हाथ दरवाजे के ऊपर यानी खोलने के लिए बढ़ने ही वाला था, मुझे एकदम से याद आया कि मेरे हस्बैंड के पास अक्सर हमारा जो घर है उसकी चाबी मौजूद होती है। वो अक्सर ख़ुद भी दरवाज़ा खोलने के बाद बराह रास्त अंदर आ जाते हैं। अब जब मुझे ये याद आया तो मैंने वहीं खड़े खड़े अपने हस्बैंड को कहा, यानी जो भी बाहर मौजूद था उसको कहा कि दरवाज़ा अंदर से नहीं खुल रहा है, आपके पास तो चाबी मौजूद है, आप चाबी से दरवाज़ा खोलें और अंदर आ जाएं। अब जैसे ही मैंने इस तरह से कहा तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 5 मिनट तक दरवाजे के उस तरफ मुकम्मल तौर पे खामोशी रही और ऐसा लगा जो भी वहाँ पे मौजूद था, जो भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था या जो भी इवन मेरे हस्बैंड की आवाज़ में मुझे मुखातिब कर रहा था या दरवाज़ा खोलने का कह रहा था, वो अब उस तरफ मौजूद नहीं है। 5 मिनट के बाद जब मुझे लगा कि अब वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है तो मैंने हिस्सा हिस्सा करके दरवाज़ा खोला और जब मैंने दरवाज़ा खोला और नीचे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि बाकायदा एक औरत के उल्टे पाँव के निशान मौजूद थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव पे खून लगा हुआ है या उसके पाँव खून आलूद हैं। जो भी वहाँ पे मौजूद था उसकी एड़ियाँ आगे की तरफ थीं, जबकि उसकी जो उंगलियाँ थीं वो पीछे की तरफ थीं। यह इस बात की निशानदही था कि जो भी यहाँ पे मौजूद था उसके वाकई में उल्टे पाँव थे। और अक्सर हमने अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने जानने वालों से सुन रखा था कि जिस औरत के पाँव उल्टे होते हैं वो यकीनन कोई चुड़ैल हुआ करती है। आप यकीन करें कि जब मैंने वो उल्टे पाँव या उनके निशानात देखे तो उस वक्त से जब तक कि मेरे हस्बैंड वाकई में वापस नहीं आ गए, मेरे ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी थी। और कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लेफ़्ट साइड से, कभी ऐसा लगता था कि मेरे राइट साइड से, और कभी ऐसा लगता था कि मेरी बैक से मुझे पायल या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। मुझे लग रहा था कि अब मेरा मज़ीद इस अपार्टमेंट में रहना या यहाँ पे सेव रहना मुश्किल होता जा रहा है। जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनको कहा कि अगर हो सके तो इस अपार्टमेंट को या तो किराए पे दे दें या इसको लॉक करके किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे अपार्टमेंट में हम शिफ्ट हो जाते हैं। बात यह भी थी कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड ने अपनी आंखों से उस औरत को या उस चुड़ैल को विटनेस किया था, तो उन्होंने मेरी ये जो बात थी उसको ना सिर्फ माना बल्कि बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने इस फ्लैट को, इस अपार्टमेंट को उस दौर में भी किराए पे दे दिया। हालांकि वहाँ का जो किराया था वो ना होने के बराबर था, लेकिन जब हमने उसको किराए पे दिया तो वहाँ किराए पे देने के बाद हम गुलिस्तान जौहर के अंदर ही किसी और अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। आज भी हमारी कस्टडी में वो फ्लैट, वो अपार्टमेंट मौजूद है और आज भी सामने जो अपार्टमेंट्स थे वैसे ही मौजूद हैं। अजीब बात यह है कि आज तक वहाँ पे जो अपार्टमेंट्स मौजूद हैं उनमें से इक्का दुक्का जो फ्लैट्स हैं वो सेल हुए हैं, बाकी जो हिस्सा है वो तकरीबन खाली है।